नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि बात करें इसके अंतर्गत तो हम नदियों को तंत्र के बारे में बात करेंगे। जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उससे संबंधित हम सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार हम मैप में देख लेते हैं पहले नदियों की जो स्थिति है उसके बारे में, उसके बाद हम डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, हमारा भारत आपको दिख रहा है। भारत के अंतर्गत आपको जो नदियों का सिस्टम दिखेगा वो आपको दो प्रकार का नदियों का सिस्टम दिखेगा। एक तो आपको दिखेगा हिमालयन नदियां, मतलब यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें तो ये कंप्लीट आपको हिमालयन नदियां दिखेगी। उसके बाद आप इधर की बात करें तो यहाँ से आपको कंप्लीट रूप से प्रायद्वीपीय नदियां दिखेगी। ठीक है, तो दो प्रकार की नदियां आपको देखने को मिलेगी, एक तो हिमालय से निकलने वाली और एक प्रायद्वीप से निकलने वाली। अब हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती है वर्ष भर यानी कि 12 मासी होती है, वर्ष भर उसमें पानी रहता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वर्षा पर निर्भर होती है, तो कुछ में जो है पानी सूख जाता है, ठीक है, गर्मी के मौसम में, और कुछ एक दो ही एक प्रकार से देखें यहाँ तो वर्ष भर बहती है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे सारी नदियों के बारे में। जो हमारी नदियां यानी कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी है और प्रायद्वीप से निकलने वाली कौन सी है, उसके बाद हम लेक्चर को पढ़ेंगे। तो देखिए, मैप में अगर चलते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे देख पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो ऊपर का तंत्र है, यानी कि जो हिमालय से निकलने वाले जो नदी तंत्र है उसमें प्रमुख रूप से तीन हमको देखने को मिलते हैं। एक तो सिंधु नदी तंत्र देखने को मिलता है, एक गंगा नदी देखने को मिलती है, और एक जो तिब्बत से निकलती है सांगपो, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये तीन नदी हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इन्हीं की कुछ सहायक नदियां हैं जो हम विशेष रूप से देखेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी, ये सभी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। उसके बाद गंगा की सहायक नदी हम बोल सकते हैं, देखिए यमुना नदी। यमुना के अंतर्गत जो तंत्र बनता है, जैसे कि मध्य प्रदेश से निकलती चंबल है, बेतवा है, ये सभी निकलती है। उसके बाद ये जाकर हम देख सकते हैं प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती। उसके बाद सोन नदी भी आपको दिख सकती है इधर साइड से, दाहिने तरफ से। ठीक है, अब गंगा नदी की कुछ और सहायक नदी है, जैसे कि घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है। इसके बाद आप देखें तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र में भी आपको देख सकते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे नदी तंत्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कंप्लीट रूप से हमको यहाँ पे उत्तर भारत अर्थात हम बोल सकते हैं हिमालय से निकलने वाली जो नदी तंत्र है वो हमने देखे। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदी में हम देख सकते हैं मुख्य रूप से हमको देखने को मिलती है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के बाद हम देख सकते हैं चंबल, बेतवा भी प्रायद्वीपीय नदी है, परंतु ये यमुना की सहायक नदी बन जाती है और जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे महानदी की बात कर सकते हैं हम। उसके बाद हम गोदावरी की बात कर सकते हैं, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी। इसके बाद इसी की कुछ सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी। ये सभी किस प्रकार की नदी है? ये प्रायद्वीपीय नदी है और ये वर्ष भर नहीं बहती है। ठीक है, मतलब 12 मासी नहीं होती है। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें हमारे भारत की, तो भारत को नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारी नदियां हमको देखने को मिलती है। और भारत का जो आर्थिक विकास है, भारत तो एक नदियों का देश कहा जाता है, और भारत का जो आर्थिक विकास है वो मतलब नदियों पर ही निर्भर है। मतलब नदियों का जो आर्थिक विकास में विशेष योगदान यहाँ पे रहता है। नदियां यहाँ अगर बात करें हम तो जो आदिकाल से, मतलब पुराने समय से अगर देखें तो जीविकोपार्जन यानी कि जो मनुष्य की जो जीविका है उसके लिए, मानव की जीविका के लिए काफी योगदान यहाँ सिद्ध कर रही है। उसके बाद अगर देखें तो हमको यहाँ पे बहुत सारी यानी कि कुल टोटल मिलाकर अगर देखें तो 4000 यानी कि लगभग 4000 से के आसपास हमको छोटी बड़ी जो नदियां है वो देखने को मिलती है। इनमें अगर देखें तो 23 हमको बृहद एवं कुछ जो है 200 के आसपास लघु स्तरीय जो नदी द्रोणी, रिवर बेसिन जिसे बोलते हैं। देखिए रिवर बेसिन या नदी द्रोणी क्या होता है? जैसे मान लीजिए गंगा जा रही है, ठीक है, गंगा के साथ में इधर से आई यमुना, ठीक है, यमुना के साथ उसके बाद इधर से आई घाघरा, उसके बाद गंडक, कोसी, ये सभी आकर मिल गई। यमुना में आप देख सकते हैं, देखिए चंबल। तो एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बहाव तंत्र या अपवाह तंत्र होता है, एक प्रकार से जो नदी ले जाकर नदी जो पानी बहाती है एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष में जो पानी बहाती है उसको हम बोलते हैं नदी द्रोणी या रिवर बेसिन, हम इनको बोल सकते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो जो किसी नदी है, मतलब एक प्रवाह रेखा की बात करते हैं हम, किसी नदी के रेखीय स्वरूप को क्या बोला जाता है? प्रवाह रेखा बोला जाता है। मतलब रेखीय स्वरूप, जो नदी बह रही है उसके स्वरूप को क्या बोला जाएगा? प्रवाह रेखा बोला जाएगा। इसी के पश्चात एक और चीज है प्रवाह संजाल। तो जो कई प्रवाह रेखाओं के योग को, मतलब अगर बात करें हम, ये वाला जो है प्रवाह रेखा बोलेंगे, परंतु ये देखिए ये जैसे बहुत सारी प्रवाह रेखा एक साथ इकट्ठी हो गई तो इसको क्या बोलेंगे? प्रवाह संजाल बोलेंगे, अर्थात ड्रेनेज नेटवर्क। नेटवर्क मतलब समझते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है, फिर तीसरे से, तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जोड़ता है। देखिए एक प्रकार से नेटवर्क बना।
उसी प्रकार विभिन्न नदियों का जो एक प्रकार से प्रवाह है या प्रवाह रेखा है उसको मिलकर क्या बनता है, प्रवाह संजाल या ड्रेनेज नेटवर्क इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं अपवाह। अपवाह मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो चैनल है, जैसे नदी है, नदी मतलब वाहिका होती है जो बह रही है, ठीक है, पानी बहा कर ले जा रही है, तो वो अपने जल प्रवाह से जो मतलब एक प्रकार से नदी जो पानी बहा रही है तो जो उसका जल का प्रवाह है उसी को एक प्रकार से अपवाह बोलते हैं। और एक से अधिक जो नदियां है, एक से अधिक जो वाहिका है वो आपस में अगर मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। जैसे सिंधु नदी का तंत्र हम बोल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी तंत्र, ये इन सभी को हम अपवाह तंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। इसके बाद अपवाह द्रोणी की अगर बात करें तो अपवाह द्रोणी क्या होती है, पहले तो बात कर लेते हैं अपवाह तंत्र के बारे में एक दो चीजें और। तो जैसे अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो किसी क्षेत्र की जल प्रणाली मतलब जल प्रवाह प्रणाली से है, मतलब अगर बात करें हम किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियां बहा कर ले जाती है। जैसे गंगा नदी के क्षेत्र में देखें तो कौन सी नदी यहाँ पर बहा कर ले जाती है, ऊपर साइड से देखें तो गंडक है, घाघरा, गंडक, कोसी, इस प्रकार इधर देखें तो यमुना, चंबल, सोन, ये बेतवा नदी, इन सभी के द्वारा इस क्षेत्र के जल को बहा कर ले जाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे। और किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक, समयावधिक, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, साथ में स्थलाकृति, ढाल, बहते हुए जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि, इन सभी पर निर्भर करता है। अगर ढाल इधर उल्टे साइड होगा तो नदी का बहाव दूसरे तरफ हो जाएगा, अगर ढाल नीचे दक्षिण की तरफ होगा, मतलब पश्चिम तरफ, दक्षिण पूर्व तरफ होगा तो नदी का बहाव इधर होगा, जैसे गंगा नदी का बहाव देख सकते हैं। तो ये सभी ढाल के ऊपर निर्भर करता है, स्थलाकृति के ऊपर निर्भर करता है, जल के ऊपर, संरचना के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर अपवाह तंत्र निर्भर करता है। अब बात करते हैं नदी वो अपवाह द्रोणी की। अपवाह द्रोणी यानी ड्रेनेज बेसिन की। तो एक नदी तंत्र यानी कि सहायक नदियों के सहित, मतलब अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के कंप्लीट सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, अपवाह द्रोणी बोला जाता है। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग, मतलब दूसरी द्रोणी से अलग करने की जो सीमा होती है उसको क्या बोला जाता है, जल विभाजक बोला जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम जो अरावली है, अरावली क्या करता है, अरावली जो है सिंधु नदी और गंगा नदी तंत्र को एक प्रकार से अलग करता है, ठीक है। तो एक प्रकार से बोले जल विभाजक या वाटर डिवाइडर इसको बोला जाता है। इसके बाद अगर देखें हम नदी द्रोणी क्या होती है, नदी द्रोणी की अगर बात करें तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण को एक प्रकार से रिवर बेसिन बोलते हैं। जैसे सिंधु नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, उसको रिवर बेसिन बोलेंगे। जबकि छोटी छोटी जो नदियां है उनके अगर बोलें तो छोटी छोटी नदियां जो नालों का अपवाहित जो जल होता है उसको जल संभर बोला जाता है। तो बड़े को बोला जाता है नदी द्रोणी और छोटे को बोला जाता है जल संभर, ठीक है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा तथा जल संभर का आकार छोटा हो सकता है, ऐसा देख सकते हैं हम। और नदी जो होती है अपना जल किसी दिशा या किसी विशेष दिशा में बहाकर समुद्र में मिलाती है, तो यह कई कारकों पर निर्भर करता है। तो समुद्र में मिलाने के लिए उसको बहुत सारे कारक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि भूतल का ढाल किस प्रकार का है, भौतिक संरचना, जैसे कि अभी हमने देखे थे, जल का प्रवाह की मात्रा एवं जल का वेग। तो इन सभी चीजों पर निर्भर करता है कि समुद्र में वो किस प्रकार जल को वितरण या फिर जो है गिराती है। तो ये सारी चीज हमने कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देखें। इसके अलावा अगर बात करें हम जैसे अपवाह मतलब जो भारतीय अपवाह तंत्र की, तो भारतीय अपवाह तंत्र यहाँ हमको दो प्रकार से देखने को मिलेगा। कुछ नदियां जो है अरब सागर में गिरती है, मतलब अरब सागर में अपना जल गिराती है, और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में। तो हम बात कर रहे हैं समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो प्रकार देख सकते हैं, एक तो अरब सागरीय और एक बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियां आप देख सकते, देखिए आप देख सकते हैं सिंधु नदी का पूरा तंत्र आपको यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नर्मदा और तापी नदी भी देख सकते हैं, कुछ यहाँ प्रायद्वीपीय नदियां भी देख सकते हैं। तो इन सभी को मिलाकर यहाँ अरब सागरीय जो नदी यानी कि अपवाह तंत्र हम बोल सकते हैं। अब बाकी जो बची बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयोग मेघना हम बोल सकते हैं। यहाँ तो देखिए सुंदरबन डेल्टा के पास, फिर महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इसके अलावा कुछ सहायक नदियां, ये सभी कहाँ पे गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। दो प्रकार से हमने देखे, कौन कौन से, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र और एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब यहाँ अगर बात करें तो कुल अपवाह क्षेत्र का अगर बात करें 77% भाग जिसमें हम बात कर सकते हैं, एक तो गंगा, एक बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र, और दूसरी हम देख सकते हैं महानदी, ठीक है। उसके बाद कृष्णा, ये नदियां 77% भाग में इसमें शामिल है, मतलब जो कुल अपवाह का क्षेत्र है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद महानदी, कृष्णा, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नीचे इधर साइड में। तो हम बात करें इन
चारों नदियों की, तो इन चारों नदियों में हम देख सकते हैं यहाँ पर 77% जो है जल की मात्रा यहाँ देखने को मिलती है, यानी कि अपवाह क्षेत्र का जो टोटल 77% है वो इन नदियों के द्वारा कवर किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में ये जल विसर्जित करती है और एक प्रकार से देखें तो 23% भाग बचा। तो 23% जो भाग है, जिसमें अगर बात करें हम कौन कौन सी, एक तो सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदी, उसके बाद हम बात करें नर्मदा नदी, साथ में हम देख सकते हैं तापी नदी, उसके बाद केरल के अंतर्गत पेरियार नदी की बात कर लेते हैं, माही नदी राजस्थान जो मध्य प्रदेश से ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो ये जो सिंधु है, नर्मदा, तापी, पेरियार, माही, ये सभी 23% जो अपवाह क्षेत्र है उसको कवर करती है, जो कि अरब सागर में जल गिराती है। तो हमने बात करें 77% जो मुख्य नदी यहाँ कवर करती है और 23% जो अन्य नदी हम देखें तो इनके द्वारा कवर किया जाता है। इसके अलावा जो जल संभर क्षेत्र है उसके आधार पर भारत जो है, मतलब आधार पर भारतीय अपवाह जो क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जल संभर के आधार पर 3 भागों में यहाँ बांटा गया है, जैसे कि अगर बात करें तो प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। तो प्रमुख नदी के अंतर्गत अगर यहाँ हम देखें तो जैसे अपवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं प्रमुख नदी द्रोणी में क्या आएगा, 20,000 वर्ग किलोमीटर से इसका अपवाह क्षेत्र अगर अधिक है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रमुख नदी द्रोणी उसके अंतर्गत आएगी। और यहाँ पे हमको 14 नदी द्रोणियां इसमें शामिल है, जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, एक तो गंगा, गंगा के बाद हम बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र, उसके बाद बोल सकते हैं क्या, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पेन्नार, इसके बाद हम माही को भी इसमें जोड़ सकते हैं, साबरमती भी है और बराक नदी। ये सभी किसके अंतर्गत आएगी, प्रमुख नदी द्रोणी के अंतर्गत आएगी, जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से भी अधिक होता है। 14 टोटल नदी द्रोणी इसके अंतर्गत आ सकती है। इसके बाद अगर देखें हम तो नेक्स्ट जो है मध्यम नदी द्रोणी। तो मध्यम नदी द्रोणी की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्र है अपवाह क्षेत्र, इसकी अगर बात करें तो 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का अपवाह क्षेत्र हो सकता है। और इसमें टोटल हम देख सकते हैं 44 नदी जो है द्रोणियां इसमें शामिल हो सकती है, जैसे कि अगर देखें कालिंदी नदी, पेरियार नदी और मेघना नदी, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएगी। अब बात करते हैं लघु नदी द्रोणी की। लघु नदी द्रोणी, इसमें अपवाह क्षेत्र अगर देख सकते हैं हम तो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, ठीक है। 2,000 वर्ग किलोमीटर से इसका अपवाह क्षेत्र कम हो, साथ में न्यून वर्षा हो, ठीक है। न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली बहुत सी नदियां इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर हमने देखे प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी, सबके बारे में यहाँ बात कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जैसे सिंधु, सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी जो नदियां हैं उनकी अगर बात करें तो उनका उद्गम हमको हिमालय क्षेत्र से ही देखने को मिलता है। ये सारी नदियों के बारे में हमने देखे, ठीक है। इनके बारे में एक एक करके आगे विस्तार से बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनका अपवाह प्रवृत्ति, जो नदियों की अपवाह प्रवृत्ति होती है उसके अलावा, मतलब जो हमने देखे थे वर्ल्ड के भूगोल में भी ये देखे थे, पर यहाँ भी हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपवाह प्रतिरूप का मतलब होता क्या है, ठीक है। अपवाह प्रवृत्ति का मतलब होता क्या है, तो यहाँ देखिए जैसे ये नदियां बह रही है, ठीक है। तो ये देखिए ये नदी आकर इस प्रकार मिल रही है, तो ये क्या बना रही है, वृक्षाकार, मतलब एक वृक्ष के समान जो है शाखा बना रही। परंतु कुछ नदियां इस प्रकार से आई, कुछ इस प्रकार से आके मिल गई, कुछ इस प्रकार से आके मिल गई। तो ये देखिए एक चौकोर, रेक्टेंगल, वर्गाकार, इस प्रकार से मतलब अलग अलग प्रकार की जो है प्रवृत्ति ये देखने को हमको मिलती है। कुछ एक प्रकार यहाँ से उद्गम हुआ है तो इधर इधर चली गई, देखिए ये देखिए मकड़ी के जाल जैसा आकृति हमको दिख रही है, तो ये अपवाह प्रवृत्ति कहलाती है। तो इन्हीं के अंतर्गत हम कुछ देखने वाले, जैसे कि पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती, अनुवर्ती नदियां, परवर्ती नदियां, द्रुमाकृतिक अपवाह तंत्र, उसके बाद जालीनुमा अपवाह, कंटकीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप, उसके बाद अविन्यस्त अपवाह, ठीक है। तो चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में। जैसे पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती की अगर बात करें तो जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व में प्रभावित होती है, ठीक है। हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व में प्रभावित होती है तथा हिमालय के निर्माण के पश्चात ये है महाखंड बनाकर बहती है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आ जाता है, गंगा नदी इसके अंतर्गत आ जाएगी, साथ में
ब्रह्मपुत्र भी इसके अंतर्गत आ जाएगी, उसके बाद सिंधु की अगर बात करें और सतलुज की। ठीक है, तो ये नदियां प्रमुख रूप से किसके अंतर्गत आएगी, पूर्ववर्ती अथवा प्रत्यानुवर्ती नदियां इनके अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, अब अनुवर्ती नदियों की अगर बात करें तो अनुवर्ती नदियां क्या होती है, जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, मतलब जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां हम देख सकते हैं, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां हैं वो हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं पर्वतीय नदियां। तो पर्वतीय नदियां क्या होती है, ये एक प्रकार से, जैसे अगर बात करें हम चंबल की, ठीक है, चंबल के बाद अगर बात करें हम सिंधु की भी बात कर लेते हैं, इसके बाद बेतवा नदी भी इसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद देख लेते हैं सोन नदी, जो कि नर्मदा में जाकर मिलती है। तो चंबल, सिंधु, बेतवा आदि जो नदी है गंगा की और यमुना में जाकर ये एक प्रकार से क्या करती है, गंगा प्लस यमुना में जाकर, सिंधु तो दूसरे तरफ जाती है, परंतु चंबल, बेतवा, सोन ये सभी गंगा और यमुना में जाकर एक प्रकार से समकोण का निर्माण करती है। तो समकोण का निर्माण करती है, तो इस प्रकार की नदियां क्या कहलाएगी, पर्वतीय नदियां कहलाएगी। फिर उसके बाद द्रुमाकृतिक जो अपवाह है उसकी अगर बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत वह अपवाह तंत्र आता है जो शाखाओं में फैला हो। ठीक है, मतलब इनका जो फैलाव है किस प्रकार हो, शाखाओं में फैला हो और ये द्विभाजित हो तथा वृक्ष के समान प्रतीत होता हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था वृक्ष के समान आकृति बन जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्रुमाकृतिक अपवाह बोलेंगे। जालीनुमा अपवाह की अगर बात करें तो जालीनुमा अपवाह के अंतर्गत क्या आता है, यह एक आयताकार प्रतिरूप है। आयताकार प्रतिरूप हम इसको बोल सकते हैं, आयताकार प्रतिरूप है। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो मुख्य जो नदियां एक दूसरे के समानांतर यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो समानांतर रूप से यहाँ पे ये जो नदियां है, और सहायक नदियां क्या होती है, सहायक नदियां समकोण बनाती है। फिर कंटकीय जो एक प्रकार से प्रतिरूप की बात करें तो कंटकीय प्रतिरूप हम देख सकते हैं अपवाह का ऐसा प्रतिरूप जहां मुख्य नदी के साथ सहायक नदियों के संगम में एक असंगत सम्मिलन नजर आता है। मतलब असंगत मतलब जिसमें कोई मेल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सहायक नदियां और मेन नदियों के बीच में असंगत जो सम्मिलन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटकीय प्रतिरूप बोलेंगे। आयताकार अपवाह की बात कर लेते हैं तो आयताकार जो प्रतिरूप है इसकी विशेषता सहायक नदी एवं मुख्य नदी के बीच एक समकोणीय घुमाव होता है, समकोणीय घुमाव होता है, इसको हम बोलते हैं आयताकार अपवाह। फिर अरीय जो प्रतिरूप है उसकी बात करें तो इस प्रतिरूप के अंतर्गत हम देख सकते हैं किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का बहिर्गमन होता है। तो कैसे अभी बताया था मैंने, देखिए जैसे अमरकंटक में हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से इस प्रकार की स्थिति अगर बन रही है, केंद्रीय स्तर पर जो है नदियों का जो है उद्गमन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अरीय प्रतिरूप बोलेंगे। बलियाकार की बात कर लेते हैं तो बलियाकार में परवर्ती नदियां अनुवर्ती नदियों से जुड़ने के पहले क्या होती है, एक चापाकार का निर्माण करती है। ठीक है, चापाकार या फिर हम बोल सकते हैं वक्र, तो इसको बोलते हैं बलियाकार प्रतिरूप। समानांतर प्रतिरूप की बात कर लेते हैं तो एक प्रकार से नदियां लगभग एक दूसरे के समानांतर रूप से बहती है, तो ये तो नाम से स्पष्ट है। और अविन्यस्त अपवाह की बात कर लेते हैं तो अपवाह की विशेषता यही है कि अविन्यस्त प्रतिरूप होता है यहाँ पे, और यह संभवतः हिम नदीय निक्षेप, जैसे कि जो निक्षेप होता है हिम नदियों का उससे उत्पन्न अनियमितताओं के कारण ये जो है इस प्रकार का अपवाह देखने को मिलता है। तो कुछ अपवाह प्रवृत्ति है। ठीक है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने देख लिए। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। इसके पहले देख लेते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश बड़ी नदियां होती है उसका उद्गम स्थल हमने देखे हैं पश्चिम घाट में होता है, और ऊपर वाली जो होती है हिमालय में होता है। और जो प्रायद्वीपीय नदी में पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां है वो कहाँ गिरती जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। जैसे अगर नर्मदा ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो बाकी नदियां सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। भारत में अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं तो उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से देखा गया है। जैसे हिमालय जल विसर्जन के आधार पर हमने देखे थे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, परंतु यहाँ उद्गम एवं प्रकृति के आधार पर बात की जा रही। तो हिमालय या उत्तरी भारत में हम देख सकते हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय या दक्षिणी भारत में देख सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे विस्तार से। जैसे जो विभाजन है, विभाजन में हम देख सकते हैं चंबल, बेतवा, सोन आदि जो नदियां उनके वर्गीकरण में समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि क्या होता है
उत्पत्ति व आयु में जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों से पुरानी है, फिर भी यह अपवाह तंत्र के वर्गीकरण का सर्वमान्य आधार मानी जाती है। हिमालय जो अपवाह तंत्र है उसकी बात कर लेते हैं हम, उसके पहले देख लेते हैं भारतीय नदी प्रणाली में एक प्रकार से। तो हिमालय के अंतर्गत देख लेते हैं, हिमालय में हमको 3 देखने को मिलेगी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कहाँ से देखने को मिलेगी? देखिए सिंधु ये नदी देखने को मिल रही है, ठीक है, गंगा आपको ये देखने को मिल रही है, और ब्रह्मपुत्र इधर से आई है और यहाँ से आकर देखिए गंगा में जाकर मिल गई। तो ये कंप्लीट रूप से हमको 3 देखने को मिलेगी। दूसरी चीज प्रायद्वीपीय नदी की बात कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदी में दो प्रकार से देखने को मिलेगी, तो पश्चिमी घाट से और एक बिंदु श्रेणी से। पश्चिमी घाट से हमको कृष्णा देखने को मिलती है, गोदावरी देखने को मिलती है, कावेरी देखने को मिलती है और पेन्नार देखने को मिलती है, ठीक है। तो कृष्णा, कावेरी ये देख सकते हैं, देखिए ये देखिए कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये 3 नदियां हो गई और कुछ नदियां यहाँ पे भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे बात की जा रही है बिंदु श्रेणी की, तो बिंदु श्रेणी मतलब देवाला क्षेत्र। तो यहाँ हमको एक नर्मदा देखने को मिलती है, एक ताप्ती देखने को मिलती है और यहीं पे हमको एक महानदी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने भारतीय नदी प्रणाली के अंतर्गत देखें। अब इनके बारे में हम डिटेल इकट्ठी करेंगे सारी चीजें। तो हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं, सबसे पहले अगर उत्तर भारत की बात कर लेते हैं, उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हिमालय का अत्यधिक महत्व यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की नदियों का उद्गम स्थल हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्र से भी होता है, और ये नदियां दक्षिण भारत की नदियों से काफी भिन्न है, क्योंकि ये 12मासी रहती है, ठीक है, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, क्योंकि तीव्र गति से ये जो है घाटियों को गहरा भी कर रही है। इसके अलावा ये जो है एक प्रकार से उत्तरी भारत की जो नदियां है, मतलब अपने साथ बहुत सारी मिट्टी जो है अपर्दन के साथ में नीचे ले आती है, मतलब जो जरोड़ होता है, तो उसके कारण जो ढाल है मंद पड़ने लगा है और वहां पे एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ, उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसे हम बोलते हैं। ये 12मासी रहती है, मतलब वर्ष भर इसमें पानी रहता है और तेज बहाव के कारण महाखड्ड का निर्माण कर रहे हैं, गॉर्ज जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा जो है बहुत सारी घाटियां निर्माण की जाती है, जैसे बी आकार की घाटी हो गया, ठीक है, छिपरिकाय हो गई, जलप्रपात हो गया, ये सारी चीजों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है पर्वतीय मार्ग पर। और निक्षेपण के फलस्वरूप बहुत सारी यहाँ पे जो है स्थलाकृतियां भी देखने को मिलती है, जैसे समतल घाटी, गोखुर झील, गोखुर झीलों के बारे में हमने पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं पीछे जाकर, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और डेल्टा, इन सभी चीजों का निर्माण यहाँ पे ये करती है। उसके बाद इनका जो मार्ग होता है काफी टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि पर्वतीय मार्ग रहता है। जैसे हिमालय की अगर बात करें, हिमालय में टेढ़ा मेढ़ा मार्ग देखने को मिलता है और मैदानी क्षेत्र में ये जो है सर्पाकार मार्ग में बहने लगती है। इसी के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कोसी नदी की। तो कोसी नदी आपको पता होगा बिहार के अंतर्गत ये देखने को मिलती है और बिहार का शोक इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो कुछ नदियां हिमालय के उत्थान से पहले भी विद्यमान थी, जैसे जैसे हिमालय की जो है पर्वत श्रेणियां उठती गई, तो नदियां जो है घाटियों को गहरा करती गई और महाखड्ड का निर्माण यहाँ पे करती गई, ठीक है। तो ये कुछ हिमालय नदियों के बारे में हम देख सकते हैं। एक और चीज देख सकते हैं यहाँ देखिए, जो जम्मू कश्मीर में एक है मुंजी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो इसके पास से जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी बहती है, ठीक है, और यहाँ पे 5200 मीटर गहरा जो महाखड्ड है उसका निर्माण करती है। सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी ऐसे कई अत्यंत गहरे महाखड्ड का निर्माण किया है। अब यहाँ नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, हिमालय जो पर्वतीय नदियां है, अपवाह तंत्र है, उसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सिंधु, गंगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, जो शाखा है, मतलब जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, वो किसकी शाखा है, इसके बारे में कुछ जो है यहाँ पे काफी बातें यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो मायोसीन कल्प हमने बात किए थे, तो जो भूवैज्ञानिक लोग हैं वो मायोसीन कल्प में एक नदी का यहाँ पे एक प्रकार से बहाव मानते हैं। मायोसीन कल्प अर्थात हम बोल सकते हैं 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, एक विशाल नदी यहाँ पे हुआ करती थी जिसको शिवालिक नदी बोला जाता था, और शिवालिक नदी को ही हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंडो ब्रह्म नदी। इंडो ब्रह्म नदी मतलब जो इसका नाम था शिवालिक नदी का, ये कहा जाता था मायोसीन कल्प में, ठीक है, भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। और ये नदी जो है, इस नदी का जो अनुदैर्घ्य विस्तार था वो माना जाता है असम से पंजाब तक था, ठीक है, असम से पंजाब तक बहती थी और अंत में निचले पंजाब के पास सिंधु की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती थी। अब जो शिवालिक नदी है, शिवालिक नदी जो शिवालिक पहाड़ियों में एक प्रकार से अगर देखें तो असाधारण निरंतरता यहाँ देखने को मिलती है। इनका सरोवरी उद्गम एवं इनका जड़ों निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी, गोलात और जो अन्य चीजें शामिल थे, इस धारणा की ये पुष्टि भी करता है। जो
सिंधु नदी है, मतलब जो शिवालिक नदी है, शिवालिक नदी के अंतर्गत हमको 3 अपवाह देखने को मिलते हैं, 3 मुख्य अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र यानी कि पश्चिम में सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां, इसका ही अपवाह तंत्र माना जाता है। गंगा नदी और हिमालय से निकलने वाली कुछ सहायक नदियां, इसका अपवाह तंत्र माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा इसकी सहायक नदियां, किसकी अपवाह तंत्र माना जाता है? इंडो ब्रह्म नदी की या फिर शिवालिक नदी की, जो कि मायासीन काल में यहाँ पे भूवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। जो विशाल नदी थी शिवालिक नदी, तो इसमें हम देखें तो विभाजन जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ ऐसा माना जाता है। जो विभाजन हुआ इसका प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसके अलावा देखें तो मध्य प्लीस्टोसीन काल में जो राजमहल की खाड़ियां है, राजमहल की पहाड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमको देखिए ये पूरा जो था जुड़ा हुआ था, परंतु यहाँ पे गैप बन गया, इसको बोला जाता है मालदा गैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। मेघालय के पठार के मध्य और राजमहल की पहाड़ियां और मेघालय के पठार के मध्य यहाँ पे गैप हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पे बटा हुआ नजर आता है। ये वाला जो मैदान है या फिर जो गैप है यहाँ पे जुड़ा हुआ था पहले, ठीक है, परंतु ये एक प्रकार से गैप हो गया, यहाँ पे मालदा गैप इसे बोलते हैं, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है मुख्य रूप से यहाँ सहायक सिद्ध होती है, बंगाल की खाड़ी की ओर अपवाहित होती है। हिमालय अपवाह तंत्र का भूगर्भिक इतिहास एक लंबे दौर में विकसित हुआ, और इसमें हम देखें तो हमको 3 नदियां देखे थे हमने, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये शामिल है इसमें। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रमुख नदियों में हम देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर से देख लेते हैं एक बार लोकेशन। देखिए सिंधु नदी तंत्र ये वाला दिख रहा है, इसकी कंप्लीट सहायक नदियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी का कंप्लीट रूप से सहायक यहाँ देखने को मिलेगा, और ब्रह्मपुत्र नदी तो इसका सहायक यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट हमको सहायक नदियों के सहित यहाँ नदी तंत्र देखने को मिला, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकली? कैलाश मानसरोवर से निकली, ठीक है, तिब्बत के अंतर्गत से। और यहाँ देखिए कैलाश पर्वत जो है एक जो ट्रांस हिमालय उसका भाग है, ठीक है। और देखिए सिंधु नदी आप देख सकते हैं, देखिए अलग से देख सकते हैं, नुब्रा, शोक, गिलगित से होते हुए यहाँ देखिए ये देख सकते हैं, काबुल है, कुर्रम है, ये सभी इसकी सहायक नदी यहाँ देखने को मिलती है। और हमारे भारत से अगर देखें तो देखिए आपको झेलम दिखेगी, चेनाब दिखेगी, रावी दिखेगी, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्यास और ये सतलज देख सकते हैं। दर्रा भी यहाँ देखने को मिलेंगे, झील देखने को मिलेंगी। तो उन सभी चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। दर्रा तो हमने देख लिए, झील के बारे में हम आगे देखेंगे नदियों के पश्चात। यहाँ हम देख लेते हैं इसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जो कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में। ये मतलब इसका जो क्षेत्रफल है एक प्रकार से नदी द्रोणियों में से एक माना जाता है, और 11,65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में मात्र 3,21,289 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, क्योंकि अधिकतर जो भाग इसका पाकिस्तान में देखने को मिलता है और कुछ भाग इधर तिब्बत में देखने को मिलता है। तो भारत में हमको इसका जो भाग है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। सिंधु नदी की जो लंबाई है, लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई टोटल मिलाकर 2880 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। और भारत में अगर देखें तो भारत में हमको टोटल मिलाकर 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। भारत में हिमालय नदियों में जो है सबसे पश्चिमी नदी इसको बोला जाता है, क्योंकि सबसे ऊपर देख सकते हैं हम। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे इसका उद्गम तो हमने देखे कहाँ से, जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में हमको देखने को मिला एक मतलब एक प्रकार से देखें कैलाश पर्वत के निकट एक हिमनद है। हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम होता है कैलाश मानसरोवर, जो बोखरचू के निकट है एक हिमनद। और यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें तो 4164 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में इसे एक प्रकार से सिंगी खंबान या फिर हम बोल सकते हैं शेरमुख नदी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बात करें, देखिए लद्दाख जास्कर से होकर ये गुजरती है, जैसे कि हमने ऊपर जो हिमालय पर्वत पढ़ा था उसमें हमने देखे थे लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये क्या करती है, लद्दाख और बाल्टिस्तान जो है उससे गुजरती है। फिर उसके बाद लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जो नदी है जम्मू कश्मीर से गिलगित, ये हम देख सकते हैं, गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, और यहाँ से है पाकिस्तान के एक प्रकार से जो एक प्रदेश है उसमें प्रवेश कर लेती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हमने देखे कौन कौन सी, झेलम है,
झेलम है, उसके बाद रावी मतलब जो चेनाब है, रावी है, सतलज, ब्यास, ये सभी जो नदियां है इसकी सहायक नदियां हमको देखने को मिलती है। कुछ और सहायक नदियां है जैसे कि सोयक नदी है, गिलगित नदी है, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जास्कर नदी भी हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। उसके अलावा हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिन, द्रास, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में यहाँ पे देखी जाती हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं, आपको याद होगा सिंधु नदी जल समझौता हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी जल समझौता है वो किसके किसके मध्य है? सिंधु नदी जल संधि किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य है, और ये 1960 में हुई थी। तो हम इसके अंतर्गत अगर देखें तो सिंधु नदी जो जल संधि है उसकी 1960 के अनुसार तीन पूर्वी नदियां कौन कौन सी? एक तो सतलज हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक ब्यास हो गई और एक हो गई रावी। तो ये भारत के कंट्रोल में रहेगी, मतलब भारत 80% इसका पानी यूज करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। परंतु जो पश्चिम साइड की एक तो सिंधु हो गई, एक झेलम हो गई, एक चेनाब हो गई, ये तीन जो नदियां है ये पाकिस्तान के कब्जे में रहेगी, मतलब पाकिस्तान 80% जल यूज करेगा और 20% भारत करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मुख्य रूप से जो जल का यूज करेगा भारत वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो इसके कुछ जो दोआब है वो हम देख लेते हैं। देखिए दोआब मतलब दो नदियों का जो मिलन होता है उसके बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब बोला जाता है, यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ब्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है बिष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। ब्यास और रावी के बीच का दोआब बारी दोआब, रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब। उसके बाद अगर देखें तो चेनाब और झेलम के बीच में चार दोआब हमको देखने को मिलता है। उसके बाद झेलम और सिंधु नदी के बीच में सिंध सागर दोआब देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सिंधु नदी है उसी के बारे में। तो सिंधु नदी के दाहिने तट पर हमने देखे हैं, दाहिने तट मतलब इधर वाला भाग, इधर वाले भाग में आप देख सकते हैं, देखिए आपको खुर्रम, तोची, ये सभी जो नदियां है, गोमल, झावे, कंदर, ये सभी सहायक नदियां हमको देखने को मिलती है। और सुलेमान जो पर्वत श्रेणी है पाकिस्तान में उससे निकलती हुई नजर आती है। फिर देखिए यहाँ पे जो सभी नदियां है, जो देखिए झेलम है, चेनाब है, रावी है, उसके बाद ब्यास है और सतलुज, ये सभी नदियां देखिए यहाँ पे जो सिंधु नदी उससे मिल जा रही जाकर। तो जो मिलन स्थल है, मिलन स्थल क्या पाकिस्तान के अंतर्गत है, तो इसको बोला जाता है मिठानकोट, ठीक है। पाकिस्तान के अंतर्गत इसको क्या बोला जाता है? मिठानकोट में जाकर ये सभी नदियां यहाँ पे पंचनद नाम से जो जगह है वहां पे मिल जाती है, पंचनद बनाती है। तो इसी के कारण यहाँ पे पंजाब इसको बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ज्यादातर भाग पंजाब का पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है और हमारे भारत में भी थोड़ा देखने को मिलता है। अंत में सिंधु नदी जो है कराची में देख सकते हैं, यहाँ पे कराची में क्या होता है? कराची में हमको ये इसका जो जल है कहाँ पे मतलब एक प्रकार से अरब सागर में ये विसर्जित कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंधु नदी जल संधि हमने देख लिया 1960 की, सहायक नदियों के बारे में भी हमने बात कर लिए। तो ये सारी चीज हमारी यहाँ हम देख लिए। उसके बाद और कुछ चीजें देख लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। जैसे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम है वो दोनों का क्या है? तिब्बत का पठार ही माना जाता है। और अलग अलग जो है निकलने वाली नदियां यहाँ से देख सकते हैं हम, चीन की नदियां, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। शोक नदी जो मध्य एशिया में यारकंडी एवं काराकोरम क्षेत्र में बहती है, ठीक है, शोक नदी ये वाली। और इस नदी को, शोक नदी को क्या बोला जाता है? मृत्यु की नदी इसको बोला जाता है, मृत्यु की नदी, ठीक है, रिवर ऑफ डेथ। जास्कर नदी का जो उद्गम है, जास्कर नदी हम देख सकते हैं ऊपर ही सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। जास्कर नदी का उद्गम क्या होता है? ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठार से होता है। तो ये जैसे देख सकते हैं जास्कर नदी हमको देख रही सिंधु की सहायक नदी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी, उनके बारे में देख लेते हैं कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी, ताकि आपको जो है लिखने में काम आए और कुछ फैक्ट अगर पूछा जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बात करें हम, ये किस प्रकार की नदी है? पूर्ववर्ती प्रकार की नदी है। और एक प्रकार से अगर देखें तो 4555 मीटर की जो ऊंचाई है उसमें मानसरोवर के राकसताल जो कैलाश पर्वत के साइड में ही है, सिंधु नदी की जहां उद्गम होता है वहीं से हम देख सकते हैं राकसताल झील से इसका जो है उद्गम होता है। और अगर बात करें हम यहाँ पे आगे जाकर, ये यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंडो तिब्बत सीमा के समीप ये जो है जो सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पे अगर देखें तो 400
400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और बाद में जाकर सिंधु नदी से ये मिल जाती है, ठीक है, लास्ट में जाकर। इसके अलावा देखें तो एक और नदी हमको देखने को मिलती है यहीं पे, स्पीति नदी। इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, स्पीति नदी। तो स्पीति नदी की बात करते हैं तो ये 16,000 फीट ऊंचे जो कुंजुम दर्रे है उससे निकलती, तथा हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में नाम गिया जो नाम का गांव है वहां पर जाकर स्पीति नदी किसमें मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज जो है सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है, और भाखड़ा नांगल परियोजना की जो नहर तंत्र है उसका भी पोषण करती है और आगे जाकर ये एक प्रकार से ब्यास नदी में मिल जाती है। और लास्ट में जाकर हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये देखिए ब्यास नदी और सिंधु नदी का ये समागम हो जाता है यहाँ पे और आगे जाकर दोनों यहाँ पे किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट और बात करें हम इसके बारे में तो जैसे यह हिमालय की श्रेणी में जो है महाखंड का निर्माण करती है, यानी कि महान हिमालय और जासपेट श्रेणी को काटकर यहाँ पे महाखंड का निर्माण करती है। लुधियाना अर्थात पंजाब में जो है इसी नदी के पुराने जो किनारे पर स्थित है। लुधियाना की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि जो लुधियाना है वो किस नदी के किनारे है या फिर सतलुज नदी के किनारे, इनमें से कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए, तो ये लुधियाना आपको याद रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो नदी की बात करें हम ब्यास नदी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे ब्यास नदी के बारे में जो भी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की बोल सकते हैं, परंतु दोनों जो है आपस में जाकर मिल जाती है सतलुज के साथ में, ठीक है। सतलुज और सिंधु, सतलुज और जो ब्यास है वो दोनों मिलकर आगे जाकर किस में मिल जाती है, सिंधु में जाकर मिल जाती है। तो ब्यास नदी का जो पुराना नाम हम बोल सकते हैं, इसका पुराना नाम था, प्राचीन नाम बिपाशा, और ये सिंधु की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है, जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई से जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के निकट जो ब्यास कुंड है उससे ये निकलती है, ठीक है। और यह नदी जो है कुल्लू घाटी से गुजरते हुए धौलाधर श्रेणी में एक प्रकार से महाखंड का निर्माण करती है और आगे जाकर यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और हरी के पास जाकर देखें तो ये किस में मिल जाती है, सतलज में जाकर मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं रावी की। तो देखिए इसके बारे में लोकेशन देख लीजिए आप, देखिए ब्यास नदी ये दिख रही है और ये आगे जाकर किस में मिल गई, सतलुज नदी में मिल गई। नेक्स्ट है रावी नदी। तो रावी को एक प्रकार से पुराना नाम इसका क्या था, पुराना नाम इसका था परुष्णी, या फिर हम बोल सकते हैं इरावती। ये नदी नाम याद रख सकते हैं आप, प्राचीन जो इतिहास है उसके अंतर्गत ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जहां हमने पढ़े थे। तो ये जो एक प्रकार से ये भी किसकी सहायक नदी है, ये भी सिंधु की सहायक नदी है, जो हम देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर गुजरती है। इसके पश्चात पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले पीर पंजार के दक्षिण में पूर्वी में धौलाधर के बीच में प्रवाहित होती है। तो ये किसके साथ में मिल जाती है, चेनाब नदी के साथ में ये मिल जाती है, याद रखना है। फिर बात करते हैं अगली जो है चेनाब की बात करते हैं। तो चेनाब में हम देख सकते हैं इसको जो पुराना नाम था इसका क्या था, अस्किनी, ठीक है, अस्किनी नदी इसको बोला जाता है और ये भी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हम इसको बोल सकते हैं, जो चंद्र और भागा नाम की दो सरिताओं से के मिलने से यहाँ पे बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट जो है टांडी में आपस में मिलती है, इसीलिए चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं चंद्रभागा, ठीक है, चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ हम देखें तो ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले हम देखें तो यहाँ पे इस नदी का जो बहाव है 1180 किलोमीटर रहता है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने देखे सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट है एक और नदी हमारे सामने झेलम। झेलम की बात करते हैं। झेलम का जो प्राचीन नाम है उसकी बात करें तो ये बितस्ता हमको देखने को मिलता है, झेलम का प्राचीन नाम। और ये एक प्रकार से ये भी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल के गिरिपथ में जो बेरीनाग है, बेरीनाग के निकट शेषनाग नाम का जो झरना है उससे निकलती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये श्रीनगर में जो बुलर झील है
उसमें बहते हुए एक तंग और गहरे महाखंड का निर्माण करती है। पाकिस्तान के जो झांग है उसके निकट ये किसमें मिल जाती है, चेनाब में जाकर मिल जाती है। तो ये कंप्लीट रूप से हमने सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत बाकी जो नदियां हैं उनके बारे में बात की है, सिंधु नदी के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र इसको बोला जाता है। यह भारत की सबसे विशाल नदी भी एक प्रकार से मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गंगा की। तो गंगा मुख्य रूप से आप देख सकते हैं भागीरथी नाम की जो मेन जो धारा थी, जो आगे जाकर देखते हैं, ठीक है, तो आगे चली जाती है, ठीक है, आगे जाते जाते ये देखिए अन्य जो सहायक नदी है इससे मिलते जाती है, ठीक है, अलकनंदा भी आगे, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है तब इसका नाम गंगा कहलाता है। और ये आगे जाती हुई ये देखिए यहाँ जाती हुई देखिए इधर से यमुना नदी आ रही है, ठीक है, तो यमुना नदी आगे जाकर इसमें मिल जाती है। उसके बाद देखिए ये देखिए यहाँ पे रामगंगा मिलती है, यहाँ पे यमुना मिलती है, यहाँ गोमती मिलती है, उसके बाद घग्गरा मिलती है, उसके बाद नीचे से आए तो सोन नदी इसमें मिल जाती है, और ऊपर से गंडक नदी, फिर 8वें नंबर पर अगर देखें तो कोसी नदी, और लास्ट में ये हुगली नदी हम देख सकते हैं इसमें मिल जाती है, ठीक है। हुगली नदी हम बोल सकते हैं मिलती नहीं है, भित्रिका है, एक प्रकार से अलग होती है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत देखें तो। और आगे जाते हुए ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर क्या होती है, अलग से, मतलब एक प्रकार सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। लंबाई की बात करते हैं। सबसे पहले गंगा नदी की जो लंबाई है उसकी अगर बात करें तो भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी इसको बोलते हैं, और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। और अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक सांस्कृतिक महत्व के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है भारत में। और ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में जो गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर, इससे ये निकलती है। मतलब ये गंगोत्री हिमनद जो है 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कि हमने देखे। अब आगे जैसे जैसे चलते जाती है तो आगे हमको देखने को मिलेगा, मतलब जो नदी है इसमें मुख्य रूप से देख लेते हैं हम। जैसे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर बहती है, ठीक है। उसके बाद अगर यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1140 किलोमीटर बहती है। बिहार की अगर बात करें तो ये 455 किलोमीटर बहती है, और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो 520 किलोमीटर। सबसे ज्यादा किसमें बह रही है, उत्तर प्रदेश में ये बहती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो नदी है मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काट काट कर यहाँ पे क्या होती है, सकरे मार्ग का, मतलब सकरे महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड जो गॉर्ज होते हैं। और सियांग गंगा है मतलब जो नदी है भागीरथी में मिल जाती है। आगे जाकर भागीरथी नदी में भील गंगा टेहरी उत्तर प्रदेश में, और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में यहाँ पे मिल जाती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में जाकर मिलती है, और दोनों के संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें तो हमको यहाँ देख सकते हैं हम गंगा द्रोणी। तो गंगा द्रोणी केवल भारत में अगर देखें तो हमको 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और यह भारत का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र माना जाता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट जो है मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व, ये अलग अलग प्रकार से, मतलब फिर पूर्व की ओर, अंत में दक्षिण की ओर बहते हुए वो जल वितरिका अर्थात भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। इसके अलावा जो देवप्रयाग है वहां पे हमको बहुत सारे जो है एक प्रकार से नदी, यानी कि भागीरथी, अलकनंदा नदी का स्रोत, बद्रीनाथ के ऊपर जो हिमनद है, संतोपत ताल है, अलकनंदा, धौली, विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में मिलती जाती है। तो ये अलग अलग हम सभी चीजें के बारे में देख लेंगे। अब आगे बात करते हैं हम, जब वो आगे चले जाती है, जैसे अगर बात करें झारखंड की सीमा पर जो राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी के उत्तर में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल का जो फरक्का है, फरक्का पास ये कहाँ पे, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब आगे जाकर ये ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाएगी तो आगे जाकर इसका नाम क्या हो जाएगा, मेघना हो जाएगा। तो गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र का जो सहयोग है वो कहलाएगा मेघना, ठीक है। इसके बाद आगे जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है दोनों जाकर, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है माना जाता है। सुंदरवन डेल्टा जो है यहाँ पे अगर देखें तो सुंदरी नामक पादप पाए जाते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा ये है। और यहाँ पे हमको रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं।
लगभग 9630 किलोमीटर वर्ग मतलब जो क्षेत्रफल है उसमें फैला हुआ है। यहाँ के जो जल है उसमें लवण की मात्रा 70% देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो 1984 में इसको नेशनल पार्क की जो है नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा इसको बनाया जाता है। परंतु यहाँ 2/3 भाग जो है बांग्लादेश के अंतर्गत है और शेष भाग हमको कहाँ देखने को मिलता है, भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां। चलिए पहले यहाँ जो एक रूपरेखा है वो हम देख लेते हैं गंगा नदी प्रणाली की। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले देखिए गंगोत्री से निकली भागीरथी। ठीक है, अब अलकनंदा आती है। अलकनंदा के पहले हम देख लेते हैं, देखिए हमको शुरू से देखते हैं। जैसे बद्रीनाथ से निकली तो बद्रीनाथ से, और यहाँ पे देखते हैं एक धौली गंगा, तो ये आकर जहाँ मिलती है तो ये कहलाती है विष्णुप्रयाग। ठीक है, फिर जो नदी है आगे अलकनंदा नदी, देखिए बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकली और आगे जहां धौली गंगा के साथ में मिलन होता है वो विष्णुप्रयाग कहलाता है। जब फिर से अलकनंदा आगे चली तो एक जगह आकर फिर से एक नदी मिलती है नंदाकिनी, तो इसको नंदप्रयाग बोला जाता है। फिर जब अलकनंदा फिर चलती है आगे तो एक जगह आकर फिर उसको पिंडारी गंगा मिलती है, तो इसको कर्णप्रयाग बोला जाता है। फिर अलकनंदा फिर चलती है तो यहाँ आकर उसको मंदाकिनी मिलती है जो कि केदारनाथ से निकलती है, तो ये रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो ये कंप्लीट, अब ये बड़ी धारा हो गई अलकनंदा की। अब आगे जाकर ये भागीरथी से मिल जाती है, कहाँ पे, देवप्रयाग उत्तराखंड में, तो इसका फिर नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, उत्तराखंड में हमने देखे 310 किलोमीटर ये बहती है। फिर आगे जाकर ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए यहाँ पे मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इसको ऊपरी गंगा के नाम से जाना जाता है। बिजनौर में इसको मध्य गंगा के नाम से जाना जाता है, मध्य गंगा नहर, और ये ऊपरी गंगा नहर। नरोरा में निम्न गंगा नहर देखते हैं। फिर उसके बाद फरुखाबाद, इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ कन्नौज, यहाँ पर रामगंगा आकर मिल जाती है इसमें, कानपुर, फतेहपुर। फिर यहाँ प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में हमको यमुना नदी देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश में इसका जो बहाव है 1140 किलोमीटर होता है। यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से। ठीक है, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर, हिंडन नदी मिल जाती है इसमें। फिर उसके बाद देखिए यमुना नदी में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी नदी आकर मिल जाती है। बड़ी जो है एक धारा बनकर यहाँ प्रयागराज में आकर मिल जाती है। अब दोनों यहाँ पे मिल गई तो आगे जाकर मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, यहाँ पे गोमती नदी आकर मिल जाती है। छपरा, यहाँ पे आकर घग्गरा नदी मिल जाती है। फिर पटना बिहार के अंतर्गत जो है सोन नदी आकर मिल जाती है, मध्य प्रदेश से जो निकलती है। फिर हाजीपुर में गंडक नदी मिल जाती है और बिहार में इसका बहाव कितना मिलेगा, 455 किलोमीटर मिलेगा। फिर भागलपुर में यहाँ कोसी नदी आकर मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें साहेबगंज, पाकुर, ये देखिए झारखंड के अंतर्गत है। ये झारखंड के अंतर्गत मात्र 40 किलोमीटर बहती है। फिर आगे जाकर जो है हमको फरक्का यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो फरक्का बैराज हमको यहाँ देखने को मिलता है, तो ये पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहाँ से हुगली नदी अलग हो जाती है कोलकाता में। ठीक है, गंगा सागर द्वीप हमको देखने को मिलता है बंगाल की खाड़ी में। फिर ये देखिए आगे जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अलग अलग नाम से यहाँ देख सकते हैं। और इधर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, मेघना नदी में आकर मिल जाती है, तो मेघना नदी जो है इन दोनों का नाम बदलकर मेघना नदी इसका नाम हो जाता है। आगे जाकर सुंदरबन डेल्टा हमको देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हमने एक रूपरेखा देखे हैं। कुछ सहायक नदियां देख लेते हैं गंगा की। तो गंगा की सहायक नदियां हम देख सकते हैं, देखिए बाएं तट पर। तो बाएं तट पर मतलब बाएं तट पर हम देख सकते हैं, देखिए ये वाला, मतलब इधर से बहाव है तो इधर साइड खड़े होकर देखें तो ये वाला बाएं तट कहलाएगा, ये वाला दाएं तट कहलाएगा। तो बाएं तट पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तट की अगर बात करें तो यमुना और सोन देखने को मिलती है। कुछ प्रमुख शहर हमने देखे जैसे फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये प्रमुख शहर है गंगा नदी के मतलब किनारे ये देखने को हमको मिलेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए जो मंदाकिनी नदी है चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है, जो हमने अभी देखे थे। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी द्रोणी जो है इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली जो बारामासी और जो अनित्यवाही नदियां है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ प्रायद्वीपीय नदी जैसे चंबल, सोन, बेतवा ये भी देखने को मिलती है। ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद हम देख लेते हैं गंगा नदी के संबंध में जो दोआब है। दोआब मतलब यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये तो हमने सहायक नदी संगम ये देख लिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे दोआब के बारे में। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब बोला जाता है। तो यमुना व गंगा नदी का जो दोआब है यमुना गंगा दोआब के नाम से जाना जाता है। राम गंगा व गोमती रोहिलखंड का मैदान, गोमती व घाघरा का अवध का मैदान, घाघरा व गंडक पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। इसके अलावा गंडक व बूढ़ी गंडक जो है सारण का मैदान, बूढ़ी गंडक व कोसी मिथिला का मैदान, कोसी व महानंदा का पश्चिम बंगाल का मैदान। तो ये आप जो है दोआब या मैदान आपको ध्यान में रखना है।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, जैसे गंगा के बचाव के लिए, गंगा के संरक्षण के लिए हम देख सकते हैं कुछ योजनाएं, परियोजनाएं। नमामि गंगे परियोजना हमको देखने को मिलती है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, मतलब मोदी जी की अध्यक्षता में हमको देखने को मिलती है। 1 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें हमको फ्लैगशिप योजना जो है नमामि गंगे के रूप में देखने को मिली। और इस योजना का जो है मुख्य हम लक्ष्य देख सकते हैं समग्र रूप से संरक्षित गंगा का जो जल है, गंगा नदी को समग्र रूप से एक प्रकार से संरक्षित, साथ में उसके जल को स्वच्छ करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कदम उठाए जाने थे। और इस पर जो है एक प्रकार से 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ निश्चित किया गया था। और 30 वर्षों के में जो सरकार द्वारा व्यय की गई उस राशि से भी 4 गुना अधिक इसमें जो है व्यय किया जाना तय किया गया। इसके बाद प्रदूषण को समाप्त करना, पुनर्जीवित करना इसको, ठीक है। इसके अलावा जो 100% इसमें हिस्सेदारी मान सकते हैं केंद्र सरकार की, ठीक है। जो परियोजना है पूरी कंप्लीट रूप से केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक प्रकार से देखें तो 1985 की बात करते हैं, इसमें गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया था, तो उसमें 4,000 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है, ठीक है। गंगा वृक्षारोपण अभियान की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 9 से लेकर 15 जुलाई 2018 की बात करते हैं। 9 से लेकर 15 जुलाई 2018 के मध्य गंगा बेसिन के जो 5 राज्य, जैसे अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। तो ये इसके अंतर्गत हमको राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। किसके अंतर्गत? गंगा वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण में वनों के महत्व के प्रति जो सामान्य जन है, हितधारक, उनको जागरूक बनाना था। एक और चीज हम देख सकते हैं, 2017 की बात करते हैं। 20 मार्च 2017 को जो उत्तराखंड का जो मतलब एक प्रकार से देखें हाईकोर्ट है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय बात कर लेते हैं, तो इसका एक फैसला आया जिसमें गंगा और प्लस यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी को इन्होंने एक प्रकार से लिविंग, मतलब जो जिस प्रकार से व्यक्ति होता है, जैसे जिस प्रकार व्यक्ति जीवित होता है उसकी कुछ मतलब जो विचार होते हैं, जो भी उस प्रकार उसको किस प्रकार संरक्षित किया जाता है, उसी प्रकार गंगा और यमुना को एक प्रकार से जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी गई। जीवित व्यक्ति की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? मतलब जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का, उसके द्वारा गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति की संज्ञा दी गई 2017 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम गंगा स्मार्ट सिटी की। गंगा स्मार्ट सिटी क्या है? तो गंगा की जो सफाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए गंगा व उसकी सहायक नदियों या उसके किनारे हमको मतलब उसके किनारे जो बसे शहर है उसके कारण हमको यहाँ पे गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में ये विकसित होते हुए दिखा। और पहले चरण में यहाँ पे 10 शहर को विकसित करना यहाँ पे मतलब एक प्रकार से निर्धारित किया गया। और हाइब्रिड एन्युटी जो आधार मॉडल है उसके द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत ये किया जाएगा। शुरुआत की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 13 अगस्त 2016 को एक साथ सभी 10 शहरों में ये जो योजना शुरू की गई। और गंगा स्मार्ट सिटी का अर्थ है इन शहरों का समग्र विकास करना था। तो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए ये जो है कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, साहेबगंज, पटना, बैरकपुर, ये टोटल मिलाकर 10 शहर आप देख सकते हैं। इसमें आप ऊपरी गंगा क्षेत्र के अंतर्गत गोमुख हरिद्वार क्षेत्र डिवाइड कर सकते हैं 294 किलोमीटर। मध्य गंगा क्षेत्र में हरिद्वार वाराणसी ये देख सकते हैं 1082 किलोमीटर। और निम्न गंगा क्षेत्र में वाराणसी से कोलकाता 1134 किलोमीटर। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है गंगा कार्य योजना की सफलता के लिए, नमामि गंगा की सफलता के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की शुरुआत मतलब अपनाने के लिए इसका निर्णय किया गया था। और इस मॉडल में काम करने वाली जो एजेंसी है वहां हम देख सकते हैं 20 वर्ष के लिए धन दिया जाएगा। और पहले चरण में अगर बात करें तो 40% राशि इसमें दी जाएगी और बाद में काम के साथ उसे बची हुई राशि प्रदान की जाएगी। जितनी भी राशि बचेगी उस पर जो है बैंक दर से ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो भूमिका होगी 70-30 के हिसाब से होगी, यानी कि 70% केंद्र की भूमिका और 30% राज्य की, यानी कि जो व्यय का अनुपात है वो रहेगा। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है यमुना नदी, जो कि गंगा की प्रमुख नदी है। तो हम यमुना नदी के बारे में देख सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे कुछ चीजें जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे बाद में। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है ये हमने देखें
यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद से ये निकलती है, ठीक है, जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी है उसके पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है, हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद नीचे की ओर ये मसूरी, मतलब उत्तराखंड के एक प्रकार से पीछे में टोंस नदी में मिलती है। मसूरी एक प्रकार से श्रेणी में यमुना नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और एक चौड़े वक्र का निर्माण करती है। हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में तथा उत्तर प्रदेश में इसके बीच में सीमा बनाती हुई यह नदी दिल्ली, मथुरा एवं आगरा से होकर गुजरती है। और इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद की अगर बात करें तो अभी की दृष्टि में प्रयागराज, इसमें कहा गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में संगम इसका हो जाता है। और इसके पहले वो क्या क्या नदी में सहायक मिलती है, चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन नदी इसमें आकर दाहिने तट में आकर मिल जाती है। और बाएं तट में अगर देखें तो हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा, ये सभी बाएं नदी में मिलती है, ठीक है। ये गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी है। और लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई यहाँ पे हमको 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। मतलब अपवाह जो है क्षेत्रफल इसका लगभग अपवाह क्षेत्रफल 3,59,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। लंबाई 1370 किलोमीटर देखने को मिलती है। और इसका अधिकांश जल जो है सिंचाई के उद्देश्य से पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा की नहरों में होता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी देखिए ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ से निकली, उसके बाद टोंस नदी यहाँ देख सकते हैं हम, हथिनी कुंड बैराज यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर हम देख सकते हैं, देखिए पूर्वी यमुना नहर, उसके बाद देखिए तेजपाल बैराज, यमुना नगर, पानीपत, ये देखिए बागपत, सोनीपत, वजीराबाद बैराज यहाँ देखने को मिलता है, ओखला बैराज देखने को मिलता है, दिल्ली के पास से गुजरती है। देखिए हिंडन नदी यहाँ पे मिल जा रही है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पल्लवल, उसके बाद मथुरा देख सकते हैं, आगरा देख सकते हैं। अब इधर से बनास नदी आकर मिल जाती है, चंबल नदी मिल जाती है, काली सिंध नदी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं बेतवा नदी, धसान नदी इसमें आकर मिलती है, केन नदी, ये सभी मिल जाती है। और ये यहाँ आकर प्रयागराज में, इलाहाबाद में कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये देखें हमने संयुक्त नदी क्षेत्र हम देख सकते हैं यहाँ पे 468 जो किलोमीटर है वो हमको देखने को मिला। खनिज संसाधन क्षेत्र यहाँ पे 490 किलोमीटर में देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम, आप आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो नदी हमारे, मतलब कुछ छोटी छोटी नदियां है, जैसे चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये जो मऊ नाम का स्थान है, मालवा पठार में मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। लंबाई इसकी टोटल हम देख सकते हैं 965 किलोमीटर देखने को मिलती है। और आगे जाकर ये एक प्रकार से गांधी सागर बांध जो कि राजस्थान में वो देखने को मिलता है। इटावा के समीप ये कहाँ पे मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है, ठीक है, यमुना में ये मिल जाती है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये चंबल जो खड्डे है, उत्खात भूमि जिसे बोलते हैं, उसका भी निर्माण करती है अवनली का जो अपर्दन है उसके कारण। फिर देखते हैं गंडक नदी। तो गंडक जो नदी है वो हम देख सकते हैं, दो धारा इसकी देखने को मिलती है, ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंडक। इन दोनों के मिलने के कारण जो है नेपाल में धौलगिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। और ये नदी जो है एक प्रकार से नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। और अगर बात करें पटना के निकट जो सोनपुर है, सोनपुर में जाकर ये कहाँ पे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा घाघरा नदी की अगर बात करें तो ये भी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। एक जो हिमनद है जिसके हम बोलते हैं माप चाचुंग, ये जो हिमनद है इससे ये निकलती है। और त्रिशूली, सेती, बेरी, शारदा, राप्ती तथा सरयू नामक जो सहायक नदी है इसके साथ मिलती हुई क्या होती है, आगे जाती है। और आगे जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती है, ठीक है, छपरा में विलीन होती है, आपको याद रखना। आगे जाते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी के रूप में देखने को मिलती है। उद्गम इसका कहां पे है, उद्गम इसका है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में एक गोसाई थान है, गोसाई थान में चोटी के समीप इसका जो है मतलब एक प्रकार से उद्गम देखने को मिलता है। मुख्य धारा इसकी अरुण निकलती है। और नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से एक प्रकार से अगर देखें तो पश्चिम से सोन देखने को मिलती है, सनकोसी, तमूर कोसी, ये अलग अलग प्रकार से देखें तो सभी मिलकर यहाँ पे सामूहिक रूप से सप्तकोसी के नाम से इसको जाना जाता है, कोसी नदी की बात करें तो। इसके अलावा इसकी जो भारत में अन्य सभी नदियों में कोसी नदी जो है सर्वाधिक बार अपना प्रवाह मार्ग बदलती है और इसको बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, जो कि हमने पहले देख चुके हैं।
आगे बात करते हैं, एक नदी और है रामगंगा। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा के बारे में हम देख सकते हैं, ये कहाँ से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल जो पहाड़ी है उनसे निकलती है, और यहाँ से निकलने वाली जो है सबसे छोटी नदी इसको बोला जाता है। और अगर बात करें ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो गंगा नदी में कहाँ मिलती है, कन्नौज में, कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे गोमती नदी की बात करते हैं। गोमती नदी जो है उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है गोमत ताल से, गोमत ताल से इसका उद्गम होता है। और पीलीभीत में एक प्रकार से देखें, फुलर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिलती है, और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मैदान से, मैदान से होता है इसका उद्गम स्थल, हम देख सकते हैं, याद रखना आपको। आगे बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। और भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी जो है, जो कि गंगा की वितरिका है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली नदी में ये गिरती है, और बराकर इसकी है जो है मुख्य सहायक नदी है। फिर देखते हैं दामोदर को, तो दामोदर को एक प्रकार से क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक इसको कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, दामोदर घाटी निगम जो नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण इसमें किया गया है। इसके बाद बराकर जो है, इसके साथ में बराकर है, बोकारो है, कोनार है, ये सभी इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। और दामोदर नदी में मतलब दामोदर नदी से ही एडन नहर वर्ष 1938 में निकाली गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शारदा या सरयू नदी इसको बोला जाता है। ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम जो है नेपाल से होता है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल के अंतर्गत, नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो मिलाम हिमालय, मिलाम हिमनद है, मिलाम हिमनद से इसका होता है, और इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखें, ये तो आगे जाकर कहाँ मिल जाती है, घाघरा में जाकर मिल जाती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। महानंदा की अगर बात करें तो महानंदा एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, गंगा नदी की एक अन्य सहायक नदी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, और यह पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो गंगा के बाएं तट में जाकर मतलब एक प्रकार से मिल जाती है, और एक गंगा की अंतिम सहायक नदी हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और नदी है सोन नदी, जो कि हमको इधर देखने को मिलती है, गंगा की ही सहायक नदी है, जो कि दाहिने तट से देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से देखने को मिलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है, और गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये तो बात होगी गंगा की कुछ सहायक नदियों की। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देख लेते हैं, लास्ट नदी तंत्र है उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम और जो बाकी चीजें वो जानेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो कहाँ से मतलब हम देखने को मिलता है, हमको ये तिब्बत से होती हुई देखने को मिलती है। कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रेणी में हमको ये देखने को मिलती है, जो एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है, वहां से ये मतलब हिमनद है, वहां से निकलती हुई देखने को मिलती है, और जहां इसको एक प्रकार से सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब भारत में प्रवेश कहां से करती है, भारत में प्रवेश की अगर बात करें तो भारत में प्रवेश ये नामचा बरवा नाम का एक पर्वत है, नामचा बरवा, यहाँ पे इसका नाम जो क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे दिहांग हो जाता है। इसके बाद अगर देखें मतलब अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो बाएं तट से अगर बात करें तो बाएं तट से इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे अगर देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है दिबांग, उसके बाद देखने को मिलता है सियांग, उसके बाद देखने को मिलता है लोहित। तो जब ये तीन नदियां यहाँ पे मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। और दाएं तट से कुछ नदियां हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये 750 किलोमीटर असम घाटी में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। तो बाएं तट पे इनकी जो कुछ सहायक नदियां है, जैसे कि तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के मतलब जो है बाएं किनारे से मिलती है, और इनका जो संयुक्त प्रवाह है यहाँ पे इसका नाम हो जाता है जमुना। तो याद रखना, ये उत्तर की तरफ से कुछ सहायक नदी है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सुबनगिरी है, कामग है, उसके बाद धनसिरी है, ये भी सहायक नदी है, मानस है, जिया, भरेली, तीस्ता, ये सभी उत्तरी नदी है। कुछ अन्य सहायक नदियों का अगर बात करें दक्षिण वाली तो बूढ़ी दियांग है, धनसरी है, दिहांग,
ये सभी इसकी सहायक नदी है। और माजुली जो द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत एकमात्र नदी द्वीप जो विश्व में सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम इसका जो नदी तंत्र की अगर बात करें तो देखिए उद्गम कहाँ से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से देखें तो यहाँ सांगपो इसका नाम रहता है। देखिए ये नायांग्क्यू नदी जो है यहाँ पे मिल गई है। फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ हमको जो है देखिए यहाँ से निकलती, मतलब ये भारत में प्रवेश करती हुई यहाँ पे दिहांग इसको बोला जाता है, ठीक है, ये भारत में प्रवेश करती है, यहाँ से दिहांग बोला जाता है। उसके बाद अगर देखें तो इसमें देखिए दिबांग आकर मिल गई, लोहित मिल गई और बूढ़ी दिहांग, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। माजुली द्वीप हमको यहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं देखिए सुबनगिरी, रंगा नदी, ये सभी जिया भरेली, ये सभी निकलती है। देखिए नीचे से धनसिरी, कापिली, ये सभी यहाँ से मिलती हुई। मानस नदी है, पुथी मारी नदी है, तिपकई है, ठीक है, धुबरी नदी है। तीस्ता नदी इधर साइड से आकर मिल गई है। अब आगे जाकर तीस्ता नदी जैसे मिलती थी इसका नाम जमुना हो जाता है, और आगे गंगा से मिल जाती है तो पद्मा हो जाता है, ठीक है, और आगे जाकर अगर मेघना नदी से मिल जाते हैं तो मेघना इसका नाम हो जाता है। और सुंदरबन डेल्टा के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का ही निर्माण करती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए इसकी कुछ जो है और अन्य नदियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले संकोच नदी। तो संकोच नदी की अगर बात करें यहाँ तो ये उत्तरी भूटान से उद्गमित होती है, उत्तरी भूटान से उद्गमित होती है और यहाँ पे असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है बांग्लादेश के निकट में। तीस्ता नदी का अगर बात करें तो ये दाहिने तट से इसकी सहायक नदी जो कि हमने देखे हैं, और ये जो एक नितालू झील है, नितालू झील से निकलती है तथा रंगपुर जिले मतलब बांग्लादेश में जो होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। रंगित नदी की अगर बात करें तो अच्छा, तीस्ता नदी में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें 1787 की, 1787 में आकस्मिक बाढ़ आई थी, तो इसमें जो है अपना मार्ग बदल लिया था जो नदी है तीस्ता नदी, और इसके पहले यह गंगा नदी के साथ संगम बनाती थी, अभी ये ब्रह्मपुत्र के साथ संगम बनाती है। रंगित नदी की अगर बात करें तो ये सिक्किम के निकट जो है एक प्रकार से एक नदी है, मतलब सबसे बड़ी जो क्षिप्रिका है उसमें से एक मानी जाती है, और यहाँ पे विश्व में जल क्रीड़ा हेतु ये प्रसिद्ध मानी जाती है। मानस नदी की अगर बात करें तो मानस नदी हमको तिब्बत से निकलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी हमको देखने को मिलती है, तिब्बत से निकलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है जो कि बृहद हिमालय में एक महाखंड का निर्माण भी करती है, और आगे जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके अलावा सुबनगिरी जो सुबनसिरी नदी है तो ये ब्रह्मपुत्र की बड़ी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी हम बोल सकते हैं। हिमालय क्षेत्र में इस नदी का जो मार्ग है लंबा है, और ये आगे जाकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। धनसिरी नदी जो है ये कहां से निकलती है, नागालैंड में स्थित एक लेसांग पर्वत चोटी उससे निकलती है, और 320 किलोमीटर बहते हुए कहां पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बराक नदी की अगर बात करें तो बराक नदी कहां से निकलती है, ये भी नागालैंड से ही निकलती है। नागालैंड के जो माउंट जापो है उससे निकलकर जो है आगे चलती है, मणिपुर में दक्षिण की ओर बहती है, और जो नदी है मासिन राम जो चेरापूंजी है स्थित वहां पे देखें तो नदी बेसिन हम देखने को मिलता है, जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है इसमें ये निर्माण करती है, ठीक है, बराक नदी हम देख सकते हैं। और बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और बराक नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा से मिलती है, और इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, ठीक है। कालादान नदी की अगर बात करें तो ये मिजोरम के दक्षिणी भाग से निकलती है, मिजोरम के दक्षिणी भाग में अपवाहित होती है, जहां दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। सुरमा नदी की बात कर लेते हैं तो सुरमा नदी जो है यह एक प्रकार से मणिपुर के उत्तर में देखने को मिलती है, मणिपुर के उत्तर में स्थित जो पर्वत श्रेणी उसके दाहिनी ढाल में देखने को मिलती है, और ऊपरी भाग जो है बराक नदी कहलाता है, और एक प्रकार से ये जो है 1900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, और उसके पश्चात पद्मा में मिल जाती है। पद्मा मतलब गंगा हम बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र मतलब नीचे वाला जो क्षेत्र है वो कंप्लीट रूप से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, देखिए हमको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे हम मैप में पहले देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। तो प्रायद्वीप में हमको देखिए नर्मदा देखने को मिलेगी, ताप्ती देखने को मिलेगी, गोदावरी देखने को मिलेगी जो इधर साइड निकली है, ठीक है, उसके बाद कृष्णा देखने को मिलेगी,
तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। फिर उसके बाद कावेरी देखने को मिलेगी, पेन्नार, पेरियार तो इधर हमको नीचे अरब सागर में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे महानदी देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट रूप से हमको प्रायद्वीपीय नदी देखने को मिलेगी, खास करके बंगाल की खाड़ी में जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये काफी प्राचीन हमको देखने को मिलता है, यानी कि हिमालय अपवाह तंत्र से काफी प्राचीन है, जो कि वर्तमान में प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, उथला व चौड़ा होने के कारण प्रमाणित होता है ये। और जो पश्चिमी घाट है उसमें हम देखें तो पश्चिमी घाट से ज्यादातर ये निकलने वाली नदियां है, और अरब सागर में एक प्रकार से देखें पश्चिमी जो तट है उसके समीप जो पश्चिमी घाट है अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियां तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य भी ये करता है। ठीक है, पश्चिमी घाट। प्रमुख नदी तंत्र इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये सभी प्रमुख नदी तंत्र हमको देखने को मिलेंगे इसके अंतर्गत। अब इसका विकास कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ वो हमको देखना है। तो सबसे पहली अगर बात करें हम टर्शरी काल की, टर्शरी काल जो टेरिटरी मतलब टर्शरी जो पीरियड आया था उसमें अगर देखें तो इसके दौरान प्रायद्वीपीय पश्चिमी भाग का अवतलन या धंसाव हुआ, जिससे क्या हुआ, यह भाग समुद्र तल से नीचे चला गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मूल जो जल संभर क्षेत्र था दोनों नदियां की सामान्य जो सम्मित योजना थी उसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है, इसके अलावा हिमालय में जो होने वाला उत्थान है, उत्थान होने के कारण क्या हुआ, प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ भ्रंश द्रोणियां निर्मित हुई। और खास करके उदाहरण देखने को मिलता है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी नदियां क्या है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल को विसर्जित कर देती है। ठीक है, इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, परिणाम स्वरूप इसका प्रवाह जो है बंगाल की खाड़ी के उन्मुख हो गया। तो ये कुछ हम विशेषता मतलब इसका विकास देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है, हम देख सकते हैं इनका जो मार्ग होता है, मार्ग सुनिश्चित होता है, विसर्प नहीं बनाती है और ये बारहमासी नहीं होती, यानी कि एक प्रकार से अगर देखें तो वर्ष भर नहीं बहती, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। अगर अपवाद के रूप में देखें तो मात्र दो नदी है, एक तो नर्मदा है और एक है तापी। ये दोनों नदी ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख का मतलब होता है एस्चुरी। ठीक है, ज्वारनदमुख मतलब एस्चुरी बनाती है, जहां ज्वारी क्षेत्र होता है, ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। उसके बाद हम देखें जो ज्वारनदमुख है, एस्चुरी है, विश्व की सबसे बड़ी जो एस्चुरी है वो सेंट लॉरेंस नदी की मानी जाती है। ठीक है, एस्चुरी मतलब जहां पे बार बार जो अवसाद है नदियों के द्वारा बहा लिया जाता है या समुद्र के द्वारा बहा लिया जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां है वो काफी प्राचीन है, मतलब एक प्रकार से देखें तो प्राचीन भूभाग में है, इसलिए इस क्षेत्र की जो नदियां है वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी है और वृक्षाकृतिक अपवाह तंत्र यहाँ बनाती है। दक्षिण भारत की जो नदियां है उसमें अपने आधार तल पर ये पहुंच गई है, जिसके कारण ये लंबवत जो घाटी इसकी क्षमता मतलब उसको काटने की क्षमता इसमें लगभग समाप्त हो चुकी है आधार तल में पहुंचने के कारण, और इसके बाढ़ का पानी बड़े बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ठीक है, चौड़ी घाटियां होते जा रही इसके कारण। जो हिमालय के निर्माण के समय झटके लगने के कारण दक्षिण भारत को जो ढाल है पूर्व की ओर हो गया, इसके कारण हमको नर्मदा और ताप्ती क्या है, मतलब एक प्रकार उसको छोड़कर सभी नदियां क्या देखने को मिलती है, बंगाल की खाड़ी तरफ देखने को मिलती है, नर्मदा और तापी को छोड़कर, और इनका ढाल जो है अरब सागर की तरफ देखने को मिलता है। जैसे कुछ प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो जैसे स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पालार, कावेरी, ये सभी दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हमको माना मतलब हम देख सकते हैं। यहाँ देखें तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग का जो ढाल है उत्तर की ओर है, तो यहाँ देखें तो विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली अधिकांश नदियां जैसे उत्तर की ओर बहती है, जैसे गंगा नदी में या यमुना नदी में जाकर मिलती है। चंबल नदी हमने देखे थे, इसके अलावा हमने देखे थे कुछ और नदियां जो मतलब अगर देखें तो वो उत्तर की ओर, यानी कि चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी। हिमालय नदियों के विपरीत अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की जो जल नदियां है उनमें जल मतलब जो नदियां है उनमें जल की मात्रा हमको काफी कम मात्रा में देखने को मिलती है, क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर रहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम है पश्चिम घाट में हमको देखने को मिलता है और आगे जाकर ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो प्रमुख क्रम में अगर देखें तो हमको अलग अलग क्रम में ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं हम, देखिए सोन और नर्मदा महानदी हमको कहाँ देखने को मिलती है, अमरकंटक से हमने देखे थे अभी। केरल के पूर्व में भी प्रवाहित होने वाली कुछ नदी है वो भी हम आगे देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदी है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे महानदी की बात करेंगे, गोदावरी की बात करेंगे, कृष्णा की, कावेरी, अमरावती, नर्मदा, तापी, लूनी, काली, हंगरी नदी, माही और मीठी, इन सभी नदियों के बारे में एक एक करके हम विस्तार से जानते हैं।
तो महानदी की अगर बात करें तो महानदी का आप लोकेशन देखिए, ये देखिए महानदी आपको देखिए यहाँ से देखने को मिल रही है, ये देखिए, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये जल विसर्जित कर देती है। तो एक प्रकार की अनुवर्ती नदी इसको बोला जाता है महानदी को, जो कि अमरकंटक के अंतर्गत सिंहवा जो पर्वत है, सिंहवा मतलब छत्तीसगढ़ के निकट हम बोल सकते हैं, इससे निकलती है। और यह नदी जो है उड़ीसा में बहती हुई एक प्रकार से देखें, ठीक है, उड़ीसा में बहती हुई जो पारादीप है, पारादीप के उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित अपना जल को विसर्जित कर देती है। और टोटल इसकी लंबाई अगर देखें तो 851 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग अगर देखें तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। इसकी अपवाह द्रोणी हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। एक तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, दूसरी हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, तीसरी झारखंड में देखने को मिलेगी और उड़ीसा में देखने को मिलेगी। इस नदी की अपवाह द्रोणी जो है एक प्रकार से देखें तो 53% हमको कहाँ देखने को मिलती है, 53% भाग जो है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं 53% जो भाग है इसका अपवाह का यहाँ देखने को मिलता है, और 47% ये दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। नौ संचालन के लिए भी इसका मार्ग प्रयोग होता है। उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे हम बात करें शिवनाथ, उसके बाद अगर बात करें तो हंसदेव, मांड नदी, इब्र नदी, इसके बाद अलग मतलब जो दाईं ओर से अगर देखें तो जोंक नदी इसमें आकर मिलती है, तेल नदी, लोंग नदी, ये सभी इसकी नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा जो बांध है जिसे हम बोलते हैं हीराकुंड बांध, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। और यह नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का पालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी यह है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, और इसको एक प्रकार से दक्षिणी गंगा या फिर हम बोल सकते हैं इसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। गोदावरी नदी कहाँ देखने को मिल रही है, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए गोदावरी नदी, ठीक है, ये वाला जो है भाग इसका गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र हम देख सकते हैं। उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम कहां से होता है, नासिक जिले से होता है। नासिक जिले से कहां, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है विसर्जित कर देती है। अपवाह द्रोणी की अगर बात करें तो अपवाह द्रोणी इसकी 49% कहाँ रहती है, महाराष्ट्र में, और बाकी जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में 20%, और बाकी बचा भाग उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कुछ सहायक नदियां देखने को मिलती है इसकी, जैसे वर्धा नदी है, बेनगंगा है, मनेर है, सबरी है, पूर्णा है, मंजीरा है, इसके बाद पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता, ये सभी इसकी सहायक नदियां देखने को मिलती है। इसकी कुछ जो सहायक नदियां है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भी हमको देखने को मिलती है। लंबाई देख लेते हैं, लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर देखने को मिलती है टोटल, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ देखने को मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये देखने को मिलेगी। गोदावरी नदी घाटी कोयला पेट्रोलियम जो खनिज है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण, ये देख सकते हैं जल विद्युत परियोजना भी यहाँ हमको देखने को मिलती है। उसके अलावा देख सकते हैं अनेक तीर्थ स्थल हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है, अनेक तीर्थ स्थल जैसे कि नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, नांदेड़ है, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, ये सभी यहाँ पे जो नगर है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जलप्रपात भी यहाँ देखने को मिलते हैं काफी मात्रा में जो है, मतलब गोदावरी उसमें जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। पोलावरम के दक्षिण में इसके मतलब इसके निचले भागों में ये भारी बाढ़ें भी आती है, डेल्टा का निर्माण ये करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट हमने देखें। गोदावरी नदी जो है राजमुंद्री एवं जो कोम्बूर है उसको जोड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेल जो सहमार्ग है वो निर्मित किया गया है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हम देखते हैं, तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी यानी कि गोदावरी के बाद। तो कृष्णा नदी हम देख सकते हैं कहाँ पे है, ये देखिए, ये आप कृष्णा नदी का उद्गम और ये पूरा बंगाल की खाड़ी तक यहाँ उसका जो है पूरा लोकेशन यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे उद्गम हम देख सकते हैं, उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत उसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी ये विस्तृत है।
उद्गम इसका होता है कृष्णा नदी का, मतलब जो पश्चिमी महाबलेश्वर है इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, पश्चिमी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर में इसका जो है निकट, मतलब जो एक प्रकार से के निकट से निकलकर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है और टोटल मिलाकर 1400 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलती है। जल ग्रहण क्षेत्र इसका कितना 2.959 वर्ग किलोमीटर ये देखने को मिलता है। विस्तार अगर बात करें तो विस्तार इसका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में देखने को मिलता है, उसके बाद हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अब कितना कितना मिलता है, जैसे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 27% देखने को मिलता है, कर्नाटक में आपका 44% देखने को मिलता है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में हमको 29% देखने को मिलता है। सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदी जैसे कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, डिंडी नदी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी इसकी सहायक नदियों के रूप में देखी जाती है। जल विद्युत परियोजनाएं भी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे कि श्रीशैलम, नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में, अलमाटी बांध हमको कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में। तो ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो नदी है उसके देखने से पहले एक और जानकारी है कृष्णा नदी से रिलेटेड। तो ये जो कृष्णा नदी है इसका जल विवाद भी हमको देखने को मिलता है, कृष्णा नदी जल विवाद भी देखने को मिलता है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब कावेरी नदी देख लेते हैं। कावेरी नदी जो है एक प्रकार से अगर देखें तो कर्नाटक के कोडगु जिले में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, मतलब ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़िया, उससे 1341 मीटर ऊंचे स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई जो है हमको देखने को मिलेगी 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो 81,155 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका जो है अपवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा। पहाड़ी जो है, पहाड़ी से उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है और इसके अलावा कुछ द्वीप है जैसे शिव समुद्रम है, श्रीरंगपट्टनम, द्वीपों का निर्माण भी करती है। और एकमात्र जो दक्षिण भारत की नदी है जो वर्ष भर बहती है, अर्थात 12 इसको हम बोल सकते हैं, या वर्ष भर ये बहती है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, मतलब गर्मी और सर्दी दोनों का जो वर्षा का पानी है इसमें आता है, या दोनों का वर्षा का जल यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। इसके अलावा ये नदी जो है, इस नदी की जो द्रोणी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार से कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। एक मतलब जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, एक तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र 56% देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखें कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ 41% देखने को मिलता है। केरल की अगर बात करें तो यहाँ 3% देखने को मिलता है। और अन्य जो इसके कुछ सहायक नदियां है वो हम देख सकते हैं, ये तो ऊपर देख सकते हैं। सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियां हमको देखने को मिलेगी काबिनी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी, उसके बारे में हम देखने वाले आगे। बांध भी देखने को मिलता है यहाँ पे। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम देख सकते हैं हम यहाँ पे, शिव समुद्रम नाम से जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत बांध जो है कृष्णा सागर जलाशय यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब जो बांध है, बांध बनाकर यहाँ पे कृष्णा सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। और समकोणी एक प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती है, समकोण डेल्टा का निर्माण ये करती है। कुछ छोटी अतिरिक्त सहायक नदी इसके अंतर्गत देख सकते हैं, जैसे अर्कावती है, काबिनी है, भवानी, अमरावती, ये भी कुछ हमने देखे थे अभी। जैसे अगर बात करें देखिए कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी आपको कहाँ लोकेशन देख लेते हैं आप, देखिए ये देखिए, ये कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिलेगी लोकेशन। चलिए आगे देखते हैं आप, कुछ छोटी नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे चलेंगे। अमरावती नदी, अमरावती नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी इसको बोला जाता है। उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम कहाँ से देखने को मिलता है, तमिलनाडु एवं केरल, तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर होता है। लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई आपको 175 किलोमीटर इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। और 6000 एकड़ भूमि की सिंचित करने का काम ये करती है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अमरकंटक, मतलब जो छत्तीसगढ़ के निकट मेकल पर्वत है उसके समीप अमरकंटक पठार से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और सतपुड़ा और बिंद श्रेणियों के भ्रंश में ये बहती है और धुआंधार जलप्रपात भी ये बनाती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सा निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण ये करती है। लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर देखने को मिलती है।
और खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तापी नदी भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका उद्गम देखने को मिलता है। अच्छा, नर्मदा नदी में एक चीज और है जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसी नदी पर देखने को मिलती है। नर्मदा की जो द्रोणी है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। तापी नदी की अगर बात करें तो तापी नदी का उद्गम स्थल हमको बैतूल जिले में देखने को मिलता है। बैतूल जिले में मुल्ताई से जो सतपुड़ा श्रृंखला है उसमें मुल्ताई में देखने को मिलता है। अरब सागर में ये गिर जाती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी लंबाई हमको 724 किलोमीटर देखने को मिलती है और 65,145 वर्ग किलोमीटर पर यह अपवाहित होती है। इसका अपवाह क्षेत्र अगर देखें तो हमको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, लूनी नदी की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र हम बोल सकते हैं। उद्गम कहां से होता है? जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील में दो धाराएं सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है और ये अजमेर के दक्षिण में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, आगे जाकर कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, मतलब अल्पकालिक नदी इसको बोला जाता है और सबसे ज्यादा लवण यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। कुछ और नदी जैसे कि काली नदी की अगर बात करें तो काली नदी हमको देखने को मिलेगी। इसका उद्गम हमको कहाँ देखने को मिलेगा? जो काली नदी है पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में जो कन्नड़ जिला है, कन्नड़ जिला मतलब कर्नाटक के अंतर्गत उद्गम होता है और अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, हंगरी नदी की अगर बात करें तो ये जो है हमको तुंगभद्रा की सहायक नदी देखने को मिलती है और पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा में जाकर मिल जाती है। फिर है माही नदी। तो माही नदी की अगर बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होकर खांडू के निकट राजस्थान के जो क्षेत्र है उसमें प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर मीठी नदी, तो ये जो है मुंबई में स्थित जो बिहार झील है, मुंबई में बिहार झील है उसमें एक प्रकार से इसका उद्गम होता है और 2 किलोमीटर के प्रवाह के पश्चात ये पोवई झील का भी पानी में एक प्रकार से अधिप्रवाह के कारण ये मिल जाती है। ठीक है, अरब सागर के समीप ये माहिम खाड़ी के समीप मिल जाती है। अब कुछ और नदियां जैसे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे साबरमती हमने देखे, इसका जलग्रहण क्षेत्र आप देख सकते हैं। माही नदी 34,000 लगभग देख सकते हैं, साबरमती 21,000 देख सकते हैं, डांडर नदी 3,000 के आसपास देख सकते हैं, कालिंदी 5,000, शरावती 2,000, भरतपुजा 5,000 के लगभग इसका जलग्रहण क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में और पेरियार नदी 5,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका जलग्रहण क्षेत्र है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली देख लेते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हमको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और नदी देखने को मिलती है। जैसे अच्छा, गोवा की कुछ नदी हमको देखने को मिलती है। गोवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण नदी मांडवी नदी और ज्वारी नदी देखने को मिलती है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोवा राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है मांडवी नदी को। ठीक है, ज्वारी नदी नाम से स्पष्ट है, ज्वारी नदी बोल सकते हैं हम। तो पूर्व की ओर बहने वाली कुछ नदी है जैसे स्वर्ण रेखा नदी की अगर बात करें, स्वर्ण रेखा तो ये झारखंड के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। कुछ नदी और अन्य है जैसे स्वर्ण रेखा का जलग्रहण क्षेत्र 19,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। बैतरणी नदी 12,700 अर्थात 13,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ब्राह्मणी नदी लगभग 40,000 के आसपास देखने को मिलता है। पेन्नार नदी देख सकते हैं हम, देखिए 55,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। पालार नदी 17,000 लगभग 18,000 के आसपास इसका वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र देखने को मिलता है। अब इसके अलावा हम देख सकते हैं हिमालय व प्रायद्वीपीय नदी के कुछ तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। अंतर अगर पूछा जाता है तो वो आपके लिए सहायक होगा। जैसे उद्गम क्षेत्र, उद्गम स्थल की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से, यानी कि ग्लेशियर में ढके जो हिमालय पर्वत उससे निकलती है और प्रायद्वीपीय जो नदियां है वो प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भूमि उच्च भूमि से निकलती है। प्रवृत्ति इनकी कैसी है? ये 12मासी मतलब वर्ष भर जल बहता है और ये मौसमी होती है, वर्षा पर निर्भर होती है। अपवाह का प्रकार इनका जो होता है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, एक प्रकार से मैदानी भाग में वृक्षारूप प्रारूप निर्मित कर लेती है और ये अध्यरोपित पुनर्युवनित नदियां अरीय नदियां आयताकार प्रारूप बनाती है। नदी की प्रकृति की अगर बात करें तो हिमालय नदी लंबा मार्ग उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है। अभिशीर्ष अपरदन व नदी अपहरण, मैदानी भाग में जल बदलना, विसर्प बनाना, ये सब काम हिमालय नदी का होता है और ये सुमयोजित मतलब घाटियों में साथ में छोटी निश्चित मार्ग में बहती है। जलग्रहण क्षेत्र इनका बहुत बड़ी द्रोणी होती है और अपेक्षाकृत इनकी छोटी होती है। नदी की आयु ये युवा है, क्रियाशील व घाटियों का गहरा निर्माण करती है। और प्रायद्वीपीय नदी की अगर बात करें तो प्रवणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियां जो कि अपने आधार तल तक पहुंच चुकी है, मतलब वृद्धावस्था तक पहुंच चुकी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ नदियां और देख लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। जो मुख्य नदी की अगर बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ मुख्य नदी में हम देख सकते हैं। जैसे गोदावरी नदी हमने देखे थे अभी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। लंबाई देख लेते हैं 1465 किलोमीटर और उसके कुछ सहायक नदी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, टेबल में कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है, 1400 किलोमीटर लंबाई इसकी है। सहायक नदी ये देख सकते हैं आप, नर्मदा अमरकंटक से 1312।
इसकी कुछ सहायक नदियां है। महानदी दंडकारण्य पठार से निकलती है 857 किलोमीटर सहायक नदी। उसके बाद कावेरी नदी ताल कावेरी से ये 800 किलोमीटर हम देख सकते हैं। उसकी कुछ सहायक नदी हमको यहाँ देखने को मिलती है। तापी बैतूल के मुल्ताई से निकलती मध्य प्रदेश से और उसकी जो है लंबाई यहाँ देख सकते हैं और कुछ सहायक नदियां देख सकते हैं। चलिए नदी बहाव प्रवृत्ति हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ देख सकते हैं। आपको पता होगा जो सरस्वती नदी वो विलुप्त नदी है, उसकी भी एक प्रकार से 2015 में इसके अस्तित्व की प्रमाणिकता हुई है। और तीस्ता जल विवाद भी हम देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, अब नदी बहाव की प्रवृत्ति जो होती है उनके बहाव के कारण हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें किसकी, हिमालय की नदी की। ठीक है, हिमालय की जो नदियां है 12मासी होती है। हिमालय की नदियां कैसी होती है, 12मासी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भी एक प्रकार से न्यूनतम इसका जल प्रवाह जनवरी से जून के मध्य रहता है और अधिकतम प्रवाह अगस्त से सितंबर के मध्य रहता है। और बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी जो है जनवरी से जुलाई के मध्य इसका जो है जल प्रवाह बहुत कम रहता है, अगस्त में इसका प्रवाह अधिक हो जाता है। और गोदावरी नदी की अगर बात करें तो गोदावरी नदी हम देख सकते हैं इसका जो है मई में अधिकतम जल जो है अधिक मई में कम रहता है और अगस्त और जुलाई में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। नदी प्रदूषण की अगर बात करें तो नदी जो है एक प्रकार से ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे नदी जल की जो है एक प्रकार से घरेलू औद्योगिक एवं कृषि की बढ़ती मांग के कारण यहाँ पे इसकी गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है और इसके कारण इसका जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण एवं अपरिष्कृत जो कचरा है वो नदी में मिलता जा रहा है, इसके कारण काफी यहाँ पे हमको प्रदूषण देखने को मिलता है नदी का। और नदियों का हम देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में कुछ महत्व देख लेते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो हाँ नदियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की कुछ नदियां एक प्रकार से मतलब अगर देखें तो ये अपवाद नहीं है, ये मतलब एक प्रकार से सही है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे उत्तरी मैदान को जो उपजाऊ बनाने का काम करती हैं, सिंचाई के लिए जल जुटाती है, पेयजल की आपूर्ति करती है और परिवहन एवं जल विद्युत निर्माण में भी काफी सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कुछ निम्न पॉइंट है जैसे जरोड़ मिट्टी। तो जो नदियां है उत्तर भारत के मैदान में देखिए विस्तृत जरोड़ जो है एक प्रकार से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा काफी यहाँ पे और कुछ प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा भी जो जरोड़ मिट्टी है उसके द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है और काफी खेती के लिए उपजाऊ होती है। बहुउद्देशीय परियोजना और सिंचाई की नहरें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी कुछ है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहकर पुकारा था परियोजनाओं को, तो ये भी नदियों के अंतर्गत ही यहाँ पे हमको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। नौकायान मुख्य रूप से यहाँ काफी महत्व है। पीने के जल की अगर बात करें तो बड़े बड़े स्रोत मतलब जल का मुख्य स्रोत माना जाता है। बड़े बड़े नगरों में पीने के लिए नदियों का पानी ही उपयोग किया जाता है। जल को साफ करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। इसमें झीलों का उदय इसके अंतर्गत हुआ है। झीलों के कारण जैसे कुछ मीठे पानी की झील कुछ देख सकते हैं हम, तो इसमें हमको बहुत सारे मछली मत्स्य उत्पादन देखने को मिलता है। जलवायु को समान बनाने में भी सहायता करती है। मानव सभ्यता का विकास खास करके नदियों के किनारे ही हमको देखने को मिला है। जैसे कि प्राचीन काल में अगर देखें तो सभी सभ्यता जैसे सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता देख सकते हैं। अलग अलग हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ कमी है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसका सुधार किया जा सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।